नमस्कार, मैं डॉक्टर अभया जुगलेकर शासकीय दूको महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में बीएससी सेकेंड ईयर गृह होम साइंस के जो पेपर है कम्युनिटी न्यूट्रिशन एंड अप्लाइड लाइफ साइंसेस, इसके अंतर्गत यूनिट 1 में हम आज अध्ययन करेंगे कि अस्थि तंत्र क्या होता है और उसके प्रमुख कार्य क्या क्या है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, हम आज अस्थि तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर का कुल 18 से 20% जो हमारा वजन है वो अस्थियों का बना हुआ होता है। हमारे शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं जो हमारे शरीर को आधार प्रदान करती हैं, और वह विज्ञान जिसके माध्यम से हम अस्थि तंत्र का अध्ययन करते हैं वह विज्ञान की शाखा ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानी जाती है। अगर मैं स्केलेटल सिस्टम की बात करूं या अस्थि तंत्र की बात करूं कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से भाग आते हैं या इसके कौन कौन से हिस्से हैं या ये किन किन भागों से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे जैसे परिलक्षित हो रहा है, मुख्य इसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है अस्थियां, उसके बाद आता है कार्टिलेज, उसके बाद आता है जोड़ करने के लिए जहाँ पे हड्डियों का जोड़ होता है वो जोड़ बिंदु, और तीसरा जो है उसके बाद में लिगामेंट्स। सबसे पहले यह सवाल उठता है कि अस्थियों का निर्माण कब होता है, किस प्रकार से होता है। अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया गर्भ अवस्था में ही शुरू होती है, और शुरुआत में इस प्रक्रिया में जो अस्थि के निर्माण की प्रक्रिया है वो हाइलिन कार्टिलेज से होती है, और धीरे धीरे जो है ये कार्टिलेज अस्थियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारे शरीर के कुछ कार्टिलेजेस आखिरी तक कार्टिलेज के रूप में ही रहते हैं। उदाहरण के लिए नाक में जो हमारे पाया जाने वाला कार्टिलेज है वो हमारी जो जोड़ों में पाया जाता है वो, और हमारे जो रिब्स हैं या हमारी जो पसलियां हैं वहां पे जो कार्टिलेज है वो उपास्थियां या कार्टिलेज वो आखिरी तक उसी रूप में रहते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑसिफिकेशन मतलब क्या होता है। अस्थि के निर्माण की प्रक्रिया जो है वह ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसा ऊपर यहाँ पर अभी मैंने बताया, यह प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, यह 2 चरणों में संपन्न होती है। पहली प्रक्रिया यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है, जैसा मैंने लिखा है कि हाइलिन कार्टिलेज उपास्थियां होती है, अस्थि नहीं उपास्थियों से इसके निर्माण की प्रक्रिया होती है। और दूसरे जो चरण है उसमें जो उपास्थियां हैं उनका परिवर्तन धीरे धीरे अस्थियों के रूप में होने लगता है। अब हम देखेंगे कि अस्थियों का निर्माण किस प्रकार से होता है या उसके अंदर से रचना अस्थि टिश्यू जो है वो उत्तक किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि हेबर्सियन सिस्टम के माध्यम से अस्थियों का निर्माण होता है। इसमें जो है एक सेंट्रल कैनाल होती है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और दूसरी जो है परफोरेटिंग कैनाल जो है वह होती है। ये इस प्रकार से ये पूरी जो रचना है यह हेबर्सियन सिस्टम कहलाती है, और हमारी लंबी अस्थियों में हम इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। जो अस्थियों का निर्माण करने वाले कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला वे कोशिकाएं हैं जो अस्थियों का निर्माण करती हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं, और ऐसी कोशिकाएं जो अस्थियों को नष्ट करती हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं कहलाती हैं। इन सभी में दोनों प्रकार की ऑस्टियोब्लास्ट हो चाहे ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं हो, इन सब में जो है बोन का मैट्रिक बनना, अस्थियों का बनना
और बिगड़ने की प्रक्रिया हमको दोनों में दिखाई देती है। इनमें मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि अस्थि तंत्र के मुख्य रूप से क्या कार्य है। अस्थि तंत्र के जो प्रमुख कार्य है उसको हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला कार्य है आधार देना। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से यह एक आधार देता है। इतना ही नहीं, आकार देने का काम भी जो है वो अस्थियों के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य जो है वह है प्रोटेक्शन का, अर्थात यह हमारे शरीर के जो नाजुक अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जो हमारा मस्तिष्क है वह खोपड़ी के भीतर सुरक्षित रहता है और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसके भीतर जो है स्पाइनल कॉर्ड हमारी सुरक्षित रहती है। तीसरा इसका जो कार्य है वह है चलायमान या गतिमान बनाना। हमारे शरीर को चलायमान या गतिमान बनाने के लिए एक लिवर सिस्टम जो है वो काम करता है और इस प्रक्रिया में हड्डियों के साथ में मसल और जो लिगामेंट्स होती है उनकी प्रमुख भूमिका होती है। चौथा कार्य जो है जो अस्थि तंत्र के द्वारा किया जाता है वह है स्टोरेज या संग्रहण का कार्य। बहुत से जो मिनरल्स हैं, विशेष रूप से कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो अस्थियों में जमा होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जब कभी हमारे रक्त में कमी होती है तो शरीर जो है वो वहां से कैल्शियम जो है निकलकर रक्त में आता है। और जब पर्याप्त मात्रा में रक्त में कैल्शियम होता है तो उसका प्रॉपरली डिपोजिशन हमारे अस्थियों में होता है। इसके अलावा जो काम स्केलेटन सिस्टम के द्वारा किया जाता है वह है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया में। यह प्रक्रिया बोन मैरो में होती है, अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे रक्त कणों का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि अस्थि तंत्र जो है वो उसको हम जब अध्ययन करें रचना का तो हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है वो एक्सियल स्केलेटन के नाम से हम कह सकते हैं। उसी के साथ में एक्सियल के साथ में जो जुड़ा हुआ है, यद्यपि इसको मैंने 3 नंबर दिया है पर वो एक्सियल के साथ में हम उसको ले सकते हैं, वो है वर्टिब्रल कॉलम। और जो तीसरा भाग है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ऊपरी देह भुजा और निचले देह भुजा की जो अस्थियां हैं वह अलग से आती हैं। अब हम अस्थि तंत्र के अंतर्गत जितनी भी जिन अस्थियों से हमारे शरीर का निर्माण होता है अस्थि तंत्र का, तो उसके हम आकार के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार अस्थियों के होते हैं। सबसे पहला यहाँ जैसे परिलक्षित हो रहा है लंबी अस्थियां। ऐसी अस्थियां जिनमें लंबाई होती है और थोड़ी सी उनमें गोलाई भी होती है, मुड़ी हुई हो सकती है। और ये अस्थियां जो है इनमें मुख्य रूप से आती हैं फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमेरस, अल्ना, रेडियस और फेलेंजिस। छोटी अस्थियां जो है ऐसी अस्थियां जो जिनकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो कम होती है उनको हम छोटी अस्थियां कहते हैं। उसके अंतर्गत मुख्य रूप से कार्पल और टार्सल अस्थियां आती हैं। तीसरे नंबर का जो प्रकार है वह है फ्लैट बोन्स, चपटी अस्थियां, अर्थात यह अस्थियां ऐसी होती हैं जो पतली होती हैं और कॉम्पैक्ट होती है, पास पास होती है। इसके अंतर्गत जो है स्टर्नम, रिब्स और स्कैप्यूला जो है वो आती है। चौथा और अंतिम प्रकार है आकार के आधार पर अस्थियों का, वह है इर्रेगुलर आकार की अस्थियां। इसके अंतर्गत जो है ऐसी अस्थियां आती है जिनका कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता है और इनको हम अलग से किसी भी ऊपर के ग्रुप में नहीं रखते। इसके अंतर्गत आने वाली अस्थियों में वर्टिब्रेट्स, जो हमारे रीढ़ की हड्डियां वो, हमारे हिप बोन्स जो है वो, हमारे चेहरे की अस्थियां जो है वो आती हैं। ये चित्र के माध्यम से हमको बहुत आसानी से परिलक्षित हो रहा है। ये लंबी अस्थि है, इसको यहाँ पे दिख रहा है, लॉन्ग बोन के नाम से हम इसको जानते हैं। छोटी अस्थियां जो है वो ये इस प्रकार से है और
जो फ्लैट अस्थियां मैंने बतलाई थी कि रिब्स की अस्थियां फ्लैट अस्थियां होती हैं, और अनियंत्रित आकार की जो अस्थियां है, इर्रेगुलर शेप की अस्थियां रिब्स की जो है वो उनको हम कहते हैं। इसके बाद में हम अब एक एक अलग अलग भाग का अध्ययन करेंगे कि अलग अलग भाग की कुल कितनी अस्थियां होती हैं और उनकी बेसिक मूल रूप से रचना किस प्रकार से होती है। जो एक्सियल स्केलेटन है उसको हम अलग अलग भाग में बांटते हैं। पहला भाग जो हम करते हैं वो है स्कल का। स्कल के अंतर्गत जो है कुल 22 अस्थियां आती हैं। इसके में जो है हम वर्टिब्रेट कॉलम की भी अस्थियों को इंक्लूड करते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत। इसको खाली अगर स्कल की हमको अस्थियों का अध्ययन करना है तो हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। जो है पहला प्रकार जो है क्रेनियम या खोपड़ी की अस्थि कहलाता है, और दूसरा कहलाता है चेहरे की अस्थियां। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं खोपड़ी की अस्थियां। तो खोपड़ी की जो अस्थि है, ये जो आपको रंगीन भाग दिखाई दे रहा है, खोपड़ी की कुल अस्थियों की संख्या होती है 8। ये फ्लैट अस्थियों का प्रकार है, इर्रेगुलर आकार की अस्थियों का प्रकार है, और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है कि हमारे मस्तिष्क को ये प्रोटेक्ट या सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसके हम भाग देखेंगे कि इसके प्रमुख रूप से कौन कौन से भाग हैं। इसका सबसे पहला भाग जो है, जो अस्थि है, इसकी संख्या होती है 1। इस अस्थि का नाम है, ये पीले रंग की जो अस्थि दिखाई दे रही है, यह फ्रंटल बोन कहलाती है। इसकी संख्या 1 होती है और ये कपाल या माथे का निर्माण करती है। इसके बाद में जो दूसरी अस्थि है उसका नाम है, यहाँ पे नीले रंग से परिलक्षित हो रहा है, इसकी नाम है पैराइटल बोन, और यह अस्थियां संख्या में 2 होती हैं, और ये हमारे खोपड़ी का ऊपर का जो छत का भाग है और साइड दोनों तरफ के किनारे बनाने का काम करती है। और बीच में इनमें जो है जोड़ जो है होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हमने अनुभव किया है कि जो ऊपर का भाग रहता है वो बहुत नाजुक होता है, और धीरे धीरे वहां पे जैसे जैसे बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होता है, तो चूंकि वो पहले कार्टिलेजस स्ट्रक्चर होता है और बाद में उसमें जो है कैल्सिफिकेशन होता है, तो ताल ऊपर का जो हमारा कपाल का भाग है वो काफी सॉफ्ट होता है, और धीरे धीरे ये दोनों अस्थियां मिलकर एक ही फॉर्म में आती है। इसके बाद में जो अस्थियां हैं, इसके प्रकार खोपड़ी की अस्थि का, वह कहलाता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल जो है ये इनकी संख्या 2 होती है, और ये हमारे पैराइटल बोन से लगी हुई होती हैं, और ये दोनों तरफ के किनारे जो है ये बनाने का काम करती हैं, और ये एक तरफ से ऑक्सीपिटल के साथ, स्फिनाइड अस्थि के साथ और जाइगोमेटिक बोन के साथ में भी जुड़ी हुई होती है। चौथी और जो खोपड़ी की आखिरी हम कह सकते हैं कि जो अस्थि है वो ऑक्सीपिटल बोन कहलाती है, जो ये ग्रीन कलर से यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। ये खोपड़ी का जो तला वाला भाग है उसको बनाती है, और इस प्रकार से इस खोपड़ी की ये जो अस्थियां हैं ये इमूवेबल जो है होती हैं। इसके अलावा खोपड़ी में 2 अस्थियां और होती हैं जो अंदर से फेशियल बोन्स को जोड़ने में जो है मदद करती हैं। पहली है स्पिनाइड बोन और दूसरी है एथमॉइड बोन के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जो हमारी खोपड़ी है या स्कल है वो कुल 8 अस्थियां, जिनमें फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, एथमाइड और स्फिनाइड क्रमशः 1-1 होती है। इसके बाद में अब हम आते हैं इसके दूसरे भाग में, जिसमें कि हम देखेंगे कि चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। चेहरे की अस्थियां जो है वो फेशियल बोन्स के नाम से जानी जाती हैं। इसके अंतर्गत नेजल बोन्स, मैक्सिली, जाइगोमेटिक बोन्स, लैक्रिमस बोन, पैलेंटाइन बोन्स और इंफीरियर नोजल कॉन्काई, ये इतनी बोन्स जो है वो मुख्य रूप से आती है।
नेजल बोन जो है वो नाक का जो है ब्रिज बनाने का काम करती है। मैक्सिलरी जो है वो हमारे जो जबड़ा होता है उसका ऊपरी जबड़ा जो है वो बनाने का काम करती है और ये सबसे मजबूत होती है। इसके बाद में जाइगोमेटिक बोन जो है वो हम इसको सामान्य तौर पे चीक बोन के नाम से जानते हैं और इसके कारण से चीक्स बनते हैं। लैक्रिमल बोन जो है ये भी मीडियल वॉल जो है होती है। पैलेटाइन बोन जो है ये पिछले भाग में हार्ड प्लेट के पिछले भाग में पाई जाने वाली जो बोन्स होती है वो पैलेटाइन बोन्स होती है। और इंफीरियर नेजल कॉन्काई जो है वो नेजल कैविटी का पिछला वाला जो हिस्सा होती है वो बनाने में सहायक होती है। इसके अलावा जो है चलने वाली जो बोन्स होती है, निचला जबड़ा बनाने वाली जो बोन्स है वो भी फेशियल बोन्स के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा भाग जो है वो है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हम बैकबोन या स्पाइनल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य काम जो है हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी जो इसमें से अंदर से होकर गुजरती है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इतना ही नहीं, इसका चूंकि एक सिरा खोपड़ी से जुड़ा हुआ होता है तो हमारे यह सिर को सपोर्ट प्रदान करती है और इसके अलावा यह हमारे हाथ और पैर से जोड़ने में भी सहायक होती है। इस कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 अस्थियां होती हैं, जहाँ पे हमको रचना से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे अलग अलग शरीर के हिस्से में इसमें जो रचना है उसमें हमको कर्व दिखाई देता है। इसमें अगर मैं संख्या की बात करूं तो जो सबसे पहले इसकी जो भाग होती है सर्वाइकल भाग जो गर्दन के पास का भाग होता है वहां पे कुल होती है 7 अस्थियां। उसके बाद में आता है थोरेसिक रीजन आता है। थोरेसिक रीजन जो वक्ष का भाग बनाती है, वक्षीय पिंजरा बनाने में मदद करती है। इन अस्थियों की संख्या होती है 12। उसके बाद में जो कमर का जो हिस्सा बनाती है वह उनकी संख्या है 5। इनका नाम है लंबर। और उसके बाद में नीचे की जो अस्थियां हैं जो आपस में ये जुड़ जाती है, कॉक्सिजियल मिलकर पूरा जो है एक ही स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है तो उनमें एक सेक्रम होती है और दूसरी कॉक्सिजियल होती है। अब इसके बाद में इसका जो दूसरा भाग है जो थोरेसिक केज या वक्षीय गुहिका का निर्माण करता है। वक्षीय गुहिका का निर्माण करने वाली जो प्रमुख अस्थियां हैं उनको हम 3 मेन अस्थियां इसके अंतर्गत आती हैं। पहली जो अस्थि आती है वह है स्टर्नम, दूसरी आती है रिब्स या पसलियां और तीसरी जो आती है वर्टिब्रेट्स। तो इस प्रकार से ये तीनों मिलकर जो है वक्षीय गुहिका का निर्माण करते हैं। थोरेसिक केज जो है यह हमारे लंग्स और हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा जो अपर पोर्शन की हमारी जो अस्थियां हैं उनको सपोर्ट प्रदान करती है और इस केज के कारण ही हम बहुत आसानी से सांस लेने में सक्षम होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो थोरेसिक केज है, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि उसका जो निर्माण है मुख्य रूप से 3 प्रकार के बोन से मिलकर होता है। तो इसमें पहले नंबर पे बोन आती है, यह है स्टर्नम। ये जो चित्र दिख रहा है यह स्टर्नम जो है वो 3 भागों से मिलकर बनी है। इसका जो ऊपर का भाग है यहाँ पर हमको 2 जो है गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और यह ऊपर का जो भाग है वो मेन्यूब्रियम कहलाता है। इसका बीच का जो भाग है यह बॉडी कहलाता है और नीचे का जो भाग है वह ज़िफॉइड प्रोसेस कहलाता है। स्टर्नम के ये इन दोनों भाग में जो खांचे हमको जैसी रचना दिखाई दे रही है, इस भाग में आकर हमारी जो कॉलर बनाने वाली बोन है वो आकर जुड़ती है। और ये जो बॉडी वाला भाग है यहाँ पे भी हमको खांचे दिखाई दे रहे हैं। इस भाग में जो है वो हमारी रिब्स आकर जुड़ती हैं एक तरफ से और रिब्स का दूसरा सिरा जो है वो हमारे कशेरुक से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी संख्या
एक होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे रिब्स जो है ये कुल 12 एक तरफ और 12 दूसरी तरफ होती है, क्योंकि कशेरुकों की संख्या कुल 12 होती है। इस प्रकार टोटल रिब्स की संख्या जो है 24 होती है। रिब्स का एक भाग, एक तरफ का जो हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है और दूसरी तरफ से उभार लिए हुए होता है। जो भाग यहाँ पर जुड़ता है वह फ्लैट होता है और दूसरी तरफ से जहाँ पे वो रिब्स से कशेरुक से जुड़ती है उस भाग में हमको जो है उभार इसमें दिखाई देता है। अब हम आते हैं हमारे अस्थियों का जो कैटेगरी है उसके तीसरे भाग में आते हैं, जो कि कहलाता है कि हमारे ऊपरी देह भुजा और निचली देह भुजा की अस्थियां, इनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कुल 126 अस्थियां आती हैं और इनमें आने वाली जो अस्थियां हैं उनमें हम हाथ और पैरों की अस्थियों को, दोनों को इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत जिसका अध्ययन करेंगे वह है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो है वो मुख्य रूप से एक्सेल स्केलेटन और इसको जोड़ने के लिए जो है वो सहायक होता है। इसमें मुख्य रूप से जो अस्थियां आती हैं उनमें हमारी जो क्लेविकल बोन जो है, ये यहाँ पे ये जो लंबी अस्थि दिख रही है यह क्लेविकल बोन के नाम से जानी जाती है, जिसको कि हम कॉलर बोन भी कहते हैं। और दूसरी जो है वह है स्केप्यूला। ये जो पीछे त्रिकोण आकार की अस्थि दिख रही है ये स्केप्यूला के नाम से जानते हैं। और कंधे की अस्थि कंधे का निर्माण करती है। यह अस्थियां एक तरफ से जो हमारा थोरेसिक केज है उसके साथ में जुड़ी हुई है और जो स्केप्यूला है वो ऊपरी देह भुजा से जुड़ी हुई होती है। तो इनकी जो संख्या है, क्लेविकल की संख्या 2 होगी, दोनों तरफ के लिए एक एक होती है और इसी प्रकार से स्केप्यूला भी, कंधे की अस्थियां भी दोनों तरफ होती है, एक एक दोनों तरफ होती है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमारी अब ऊपरी देह भुजा जो है, ऊपरी देह भुजा में जहां पर स्केप्यूला और क्लेविकल जो है उसके साथ में जो अस्थियां जुड़ी हुई होती है जो हाथ का निर्माण करती है, उनमें जो सबसे बड़ी अस्थि होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमरस। यह जो लंबी अस्थि दिख रही है यह ह्यूमरस कहलाती है। उसके बाद में जो है वह अस्थि जो है रेडियस और अल्ना जो है वो कहलाती है। अल्ना जो है यह हमारे हाथ के अंदर की तरफ जो अस्थि होती है उसका नाम जो है अल्ना होता है और जो बाहर की तरफ पाई जाती है यह जो अस्थि है ये रेडियस के नाम से जानी जाती है। हथेली का निर्माण करने वाली जो अस्थियां हैं ये अस्थियां जो है कार्पल कहलाती हैं। ये इनकी संख्या, कार्पल की संख्या 8 होती है और ये रिस्ट तक का भाग इनके द्वारा बनाया जाता है। बीच का जो हथेली का पोर्शन है उनको बनाने वाली अस्थियां मेटाकार्पल्स और अंत में जो उंगलियों का निर्माण करती हैं उनको हम फेलेंजेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि निचली देह भुजा में जो अस्थियां हैं उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग कहलाता है पेल्विक गर्डल और दूसरा भाग है लोअर एक्सट्रीमिटीज का। तो पेल्विक गर्डल जो है वह हम ये समझ सकते हैं सरल भाषा में कि जो हमारे कूल्हे की अस्थियों को हम कूल्हा का निर्माण करने वाली जो अस्थि है हम उसको पेल्विक गर्डल कहते हैं। और ये दोनों का, ऊपरी भाग का और नीचे भाग को जोड़ने का काम करती हैं। इसमें अस्थियां जो है ये सभी अस्थियां 2 पाई जाती हैं, एक दाहिने तरफ और बाएं तरफ मिलकर ये एक पूर्ण अस्थि का निर्माण करती है। इस अस्थि के यहाँ पे जो चित्र में हमको परिलक्षित हो रहा है इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। इसका ये जो ऊपर का चौड़ा भाग जो है, जो इसका ऊपर का भाग बनाती है कूल्हे की अस्थि का, उसको हम कहते हैं इलियम। उसके बाद में जो मुड़ाव लिया हुआ भाग होता है जो बेस बनाता है इसको हम कहते हैं इस्चियम और जो सामने की ओर भाग होता है वह भाग प्यूबिस के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के मध्य में, इस पूरे अस्थि के मध्य में जो है
जो हमने पहले देखा था, सैक्रम और कॉक्सिजियल जो है वो यहाँ पर आकर फिक्स होती है। तो इस प्रकार से एक पूरा गर्डल जो है वो बनता है। अब हम आते हैं इसमें कि लोअर एक्सट्रीमिटीज की कौन कौन सी अस्थियां हैं। ये चित्र से हमको परिलक्षित हो रहा है। ये पेल्विस की हड्डियां हैं और पेल्विस की हड्डी के साथ में जो पैर के अस्थियां हैं, उनमें जो सबसे लंबी सबसे बड़ी अस्थि है, इनकी संख्या होती है 2, इसको कि हम फीमर कहते हैं। इसके बाद में जो अस्थि आती है वो कहलाती है पटेला। ये हमारे घुटने को बनाने का, घुटने की जो हमारी प्लेट है उसको बनाने का काम करती है। उसके बाद में जिस प्रकार से हमने ऊपर हाथ में देखा था 2 अस्थियां, रेडियस और अल्ना, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको 2 अस्थियां दिखाई देती हैं। इनर साइड की जो है अस्थि वो टिबिया और बाहर की तरफ जो है वो फिबुला होती है। इसके बाद में जो हमारे एडी और इसके भाग बनाने वाले जो अस्थियां हैं, उनमें हम उनको क्रमशः टार्सल कहते हैं, उसके बाद मेटाटार्सल और फेलेंजेस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि ये लोअर एक्सट्रीमिटीज में टोटल हम देखें तो हमको 30 अस्थियां दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से अपर एक्सट्रीमिटीज में भी अस्थियां होती हैं। इस प्रकार कुल मिला के हमारे शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। इस अध्याय को बनाने के लिए मैंने ईपीजी पाठशाला के जो है उसमें से संग्रह में से कुछ डेटा उठाया है। इसके अलावा जो इमेजेस लिए हैं उनको हमने गूगल इमेजेस से लिए हैं और फिजियोलॉजी की किताब जो है उसका भी हमने अध्ययन किया है। आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा बतलाया गया यह अध्याय समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार से आपको कोई कठिनाई होती है तो आप मुझसे मेरे मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।